नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। देखो जो सेंसस मेथड है उसमें हमारे सेंसस मेथड के और जो टेक्निक्स या टूल्स नहीं है, क्योंकि सेंसस मेथड में ईच एंड एवरी आइटम इज इंक्लूडेड फॉर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन जो सैंपल मेथड है, सैंपल मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है वो पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स को सिलेक्ट करता है, यानी कि सैंपल फ्रेम करता है और उन्हीं आइटम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करता है जो उसने सेलेक्ट किए हैं टू फ्रेम अ सैंपल। तो सैंपल मेथड्स के कुछ टूल्स और टेक्निक्स हैं कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो कैसे आइटम्स को सेलेक्ट करे। तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग, एंड सेकंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। We can classify methods of sampling into random sampling and non-random sampling. तो सबसे पहले हम देखते हैं रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग मीन्स each and every item of the universe, each and every item of universe has equal chance of being selected. Random sampling means it refers each and every item of the universe has equal chances of being selected. Random sampling वो सैम्पलिंग है जिसमें हर एक आइटम के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस हैं, यानी कि पार्शियलिटी के चांसेस नहीं है। जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी मर्जी से आइटम्स को सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो रैंडम सैम्पलिंग मींस जिसमें हर एक आइटम की जो हमारी पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि 11th कॉमर्स है और 11th कॉमर्स में इफ देयर आर 25 स्टूडेंट्स, तो हर एक स्टूडेंट के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस हैं। Each and every item of universe have equal chances of being selected. कैसे? क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग के लिए हम यूज करते हैं एक तो जैसे कि जो भी आपके फॉर एग्जांपल 25 स्टूडेंट हैं, हम 25 स्टूडेंट्स की लिस्ट बना लें और 25 लिस्ट को हम शफल करें और उसमें से हमें जितने आइटम सेलेक्ट करने हैं, यानी कि अगर हमें 25 में से 10 आइटम सेलेक्ट करने हैं तो उन लिस्ट में से हम 10 लिस्ट को उठा लेंगे और उन लिस्ट पे जो भी नाम या रोल नंबर लिखे होंगे उन्हीं से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो जो रैंडम सैम्पलिंग है इसमें सभी आइटम्स के, यानी कि 20 के 25 जो स्टूडेंट्स हैं सभी के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस हैं।
पार्शियलिटी के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से आइटम्स को सेलेक्ट नहीं कर सकता, वो यूज करता है लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड, लॉटरी मेथड मीन्स कि पॉपुलेशन में जितने भी आइटम्स हैं सबसे रिलेटेड स्लिप्स बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 11th क्लास में 25 स्टूडेंट है तो 25 स्लिप्स लेंगे और हर एक स्लिप पे स्टूडेंट का नाम लिख देंगे या फिर उनका रोल नंबर लिख देंगे, और स्लिप्स बनाने के बाद उनको शफल किया जाता है, मिक्स किया जाता है किसी बॉक्स में, या उनको शफल करने के बाद उसमें से जितने भी आइटम सेलेक्ट करने होते हैं उतनी ही चिट, उतनी ही स्लिप्स निकाल ली जाती है, और उन स्लिप्स पे जो भी रोल नंबर या नेम होता है उन्हीं से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो जो रैंडम सैंपलिंग है इसमें हर एक आइटम के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं, कोई पार्शियलिटी के चांसेस नहीं होते, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी मर्जी से आइटम को सिलेक्ट नहीं कर सकता। सेकंड जो मेथड यूज करते हैं रैंडम सैंपलिंग के लिए वो है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर मीन्स जो स्टैटिस्टिशियन है उन्होंने अपनी अपनी टेबल्स बना रखी है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारे पास कोई बुकलेट होती है, कोई बुक होती है और उस बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं और हर एक पेज पे कुछ नंबर लिखे होते हैं, तो जो स्टैटिस्टिशियन है उन्होंने अपनी टेबल्स बना रखी है किसकी, रैंडम नंबर्स की, और उसमें से जो वाइडली यूज्ड जो टेबल यूज की जाती है वो है टिपेट्स टेबल। टिपेट स्टैटिस्टिशियन है और इसकी जो टेबल है वो मोस्टली यूज की जाती है, और टिपेट ने 4 डिजिट के 4 डिजिट के 10,400 वर्ड्स की टेबल बना रखी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि ये आपकी ये टिपेट्स टेबल है, ये फॉर एग्जाम्पल बुक है, एक पेज ये है कि ये है, ऐसे ही नेक्स्ट पेज है, ये पेज है, इसमें यहाँ पे जो पेजेस हैं इन पे नंबर लिखे हुए हैं। ये जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं इसको थोड़ा सा लार्ज करके कि मान लो ये पेज है, इस पे डिजिट लिखी है 1 2 3 4 4 3 2 1 7 2 1 4 9 2 0 1 1 2 1 0 1 4 1 7। तो ऐसे स्टैटिस्टिशियन ने अपनी टेबल्स बना रखी हैं, यानी कि जो पेजेस हैं उन पे ऐसे 4 डिजिट के नंबर्स लिखे हुए हैं 10,400 टिपेट की टेबल में। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी जो इन्वेस्टिगेटर है वो कोई भी एक पेज सेलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल जो इन्वेस्टिगेटर है उसने ये पेज सेलेक्ट कर लिया, तो इस के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने सैंपल को फ्रेम करता है। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे करेगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि 100 आइटम्स हमें सेलेक्ट करने हैं अमंग 1000 आइटम्स की, टोटल जो आइटम्स है वो हमारे पास है, जो हमारा पॉपुलेशन एरिया है या इन्वेस्टिगेशन एरिया है उसमें 1000 आइटम्स है,
और इसमें से इन्वेस्टिगेटर को सैंपल फ्रेम करना है, यानी कि 100 आइटम्स का वो सैंपल फ्रेम करना चाहता है, तो 1000 में से उसे 100 आइटम्स सेलेक्ट करने हैं। तो वो जो टिपेट्स टेबल है या कोई भी जो स्टैटिस्टिशियन की टेबल है उनको कैसे यूज करेगा? जो भी स्टैटिस्टिशियन है उन्होंने अपनी ये टेबल्स बना रखी हैं, जो पेजेस हैं इन पे कुछ डिजिट्स ऐसे लिखी हुई हैं। अब अगर इन्वेस्टिगेटर को चाहिए कि उसको 2 डिजिट के नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे तो 4 डिजिट के हैं, तो उस केस में इन्वेस्टिगेटर ये अगर उसको 2 डिजिट के नंबर लेने हैं तो वो ये पहले 2 नंबर ले लेगा कि एक तो आइटम सेलेक्ट हो गया 12 नंबर पे जो भी है, फिर उसके बाद 72, फिर 12 हम ऑलरेडी कर चुके हैं 43, फिर 92, फिर 14। तो ऐसे ही जो इन्वेस्टिगेटर है वो जो भी रैंडम नंबर्स की टेबल्स बनी हुई हैं उनमें से किसी भी टेबल को सेलेक्ट कर लेता है और उस टेबल में जो भी पेजेस गिवन है, पेजेस पे ऐसे डिजिट्स में नंबर गिवन होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टिपेट्स की टेबल का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। टिपेट ने 4 डिजिट के 10,400 वर्ड्स अपनी टेबल में लिख रखे हैं। तो उसमें से हम कोई भी पेज हमने सेलेक्ट किया और उसमें अगर हमारे जो नंबर्स है वो 4 डिजिट के हैं तो हम पहला नंबर ले लेंगे 1 2 3 4, दूसरा हम सेलेक्ट कर लेंगे सैंपल फ्रेम करने के लिए आइटम 7214, थर्ड 1210, 4321, 9201, 1477। यानी कि रैंडम सैम्पलिंग में इन्वेस्टिगेटर पार्शियलिटी नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो कौन से आइटम्स को सेलेक्ट कर रहा है। इसमें इन्वेस्टिगेटर या तो लॉटरी मेथड का यूज करता है या फिर टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स, कि जो स्टैटिस्टिशियन है उन्होंने अपनी टेबल्स बना रखी है। टेबल्स में ऐसे ही डिजिट्स की फॉर्म में हर एक पेज पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं। हम उसमें से किसी भी पेज को, मान लो हमने ये वाला पेज सेलेक्ट कर लिया इन्वेस्टिगेटर ने, तो इसमें जो भी नंबर्स हैं वही इन्वेस्टिगेटर यूज कर लेगा कि यहाँ पे जो नंबर है ये ले लिया, फिर ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। अब इसमें ये जो है इसके अलावा अगर और आइटम सेलेक्ट करने हैं तो फिर किसी और पेज को सेलेक्ट कर लेगा और उसमें जो भी नंबर दिए हैं उन्हीं आइटम को सेलेक्ट करता है टू फ्रेम अ सैंपल। अब अगर इन्वेस्टिगेटर को 4 डिजिट के, फॉर एग्जांपल ये टिपेट्स की टेबल का एग्जांपल है, अगर इन्वेस्टिगेटर को ये 4 डिजिट वाले नंबर सेलेक्ट करने हैं तो एज इट इज यूज कर सकता है। अगर इन्वेस्टिगेटर को जो आइटम्स है वो उसकी 2 डिजिट्स हैं तो पहली 2 डिजिट्स को ले सकता है हर एक नंबर की। 1 है तो पहली ले सकता है कि 1 ले लिया, फिर 7 ले लिया, फिर 4 ले लिया, फिर 9 ले लिया, फिर 1 ले लिया। और अगर एक पेज पे जितने भी आइटम्स हैं और ज्यादा उसको सेलेक्ट करना है तो वो किसी और पेज को सेलेक्ट कर लेगा कि फॉर एग्जांपल एक सेकंड जो पेज है इस पे जो भी नंबर दिए हैं कि 3521, तो इसमें से 35 ले लिया, 3 डिजिट का सेलेक्ट करना है तो 352 ले लिया। तो रैंडम सैम्पलिंग मीन्स each and every item of the universe has equal chances of being selected. इसमें पार्शियलिटी के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से आइटम्स को सेलेक्ट नहीं कर सकता। वो या तो लॉटरी मेथड का यूज करता है। लॉटरी मेथड मींस पॉपुलेशन में जितने भी आइटम्स हैं सबसे रिलेटेड स्लिप्स बनाई जाती हैं, स्लिप्स को शफल किया जाता है और उसमें से जो भी जितने भी आइटम सेलेक्ट करने होते हैं उनको सेलेक्ट कर लेता है। और सेकंड मेथड है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स, कि रैंडम नंबर्स के जो टेबल्स हैं उसमें से वाइडली यूज जो टेबल है वो टिपेट्स टेबल है। वैसे किसी भी टेबल का इन्वेस्टिगेटर यूज कर सकता है। तो जो टेबल्स हैं उनमें अलग अलग पेजेस पे अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो किसी भी पेज को खोल सकता है और उस पेज पे जो भी नंबर्स हैं उन आइटम्स को सेलेक्ट कर लेता है टू फ्रेम अ सैंपल। फॉर एग्जांपल अगर उसको 1000 में से 100 आइटम सेलेक्ट करने हैं और इस पेज पे 100 नंबर्स गिवन नहीं है तो वो इसके अलावा किसी इस पेज को यूज कर सकता है या कोई और पेज ओपन कर लेगा, उस पे जो भी नंबर्स हैं उन टेबल्स के अकॉर्डिंग अपने आइटम्स को सेलेक्ट करता है। तो जो रैंडम सैम्पलिंग है इसकी मेरिट्स,
मेरिट्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। तो इसमें एक तो आप अपनी मर्जी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो रैंडम सैम्पलिंग है क्या इसमें बायस्ड के पार्शियलिटी के चांसेस है? नहीं, जो रैंडम सैम्पलिंग है फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से सैंपल आइटम्स को सेलेक्ट नहीं करता है, वो या तो लोटरी मेथड यूज करता है या टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर यूज करता है। तो इस केस में जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी पार्शियलिटी के चांसेस नहीं है, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। नेक्स्ट जो इसकी मेरिट है कि इसमें जो रैंडम सैम्पलिंग है इसमें क्योंकि इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से आइटम्स को सेलेक्ट नहीं करता, वो डिपेंड करता है लोटरी मेथड पे या रैंडम नंबर्स की जो टेबल्स हैं उनके ऊपर। तो इसीलिए ईच एंड एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, कि सभी आइटम्स के इक्वल चांसेस हैं सेलेक्ट होने के, पार्शियलिटी के कोई चांसेस नहीं है। और ये बहुत सिंपल मेथड है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोटरी मेथड यूज करते हैं या इन्वेस्टिगेटर लोटरी मेथड यूज करता है तो नाम लिखेगा, स्लिप्स बनाएगा, उनको शफल करेगा और उसमें से स्लिप निकालेगा और जो भी उसमें नाम लिखा होगा या रोल नंबर लिखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने सैंपल को फ्रेम कर लेगा। या फिर अगर वो इन्वेस्टिगेटर यूज कर रहा है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर तो उस केस में भी जो भी टेबल्स में जो भी नंबर या जो डिजिट गिवन है उन्हीं डिजिट को वो सेलेक्ट करता है टू फ्रेम अ सैंपल। तो ये जो रैंडम सैम्पलिंग मेथड है ये बहुत सिंपल मेथड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। इसकी जो डीमेरिट्स है, डीमेरिट्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। अब देखो इसमें हम ये तो कह रहे हैं कि जो सभी आइटम्स हैं उनके इक्वल चांसेस सेलेक्ट होने के, लेकिन रैंडम सैम्पलिंग में कई बार ऐसा हो जाता है कि जो आइटम्स इंपॉर्टेंट हैं, जो जरूरी है इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो उसमें इंक्लूड नहीं हो पाते। कि फॉर एग्जांपल हमें 11th क्लास में से डेटा कलेक्ट करना है उन स्टूडेंट्स का जो सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, तो क्या हम रैंडम सैम्पलिंग का यूज करके उन सभी स्टूडेंट्स को फाइंड आउट कर पाएंगे जो सिंगिंग में अच्छे हैं? अगर हम रैंडम सैम्पलिंग का यूज करते हैं तो हो सकता है कि 25 स्टूडेंट्स में से अगर हमें 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं और उनका सिंगिंग से रिलेटेड डेटा हमें कलेक्ट करना है, तो हो सकता है कि इन 10 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 स्टूडेंट ऐसे हो जो सिंगिंग में अच्छे हैं, बाकी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ही नहीं है सिंगिंग में। तो उस केस में जो रैंडम सैम्पलिंग है ये हमारा बेस्ट मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें कई बार जो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम होते हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए वो हमारे इंक्लूड नहीं हो पाते, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं important items do not given weightage, कि उनको जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है वो कई बार हमारे रैंडम सैम्पलिंग में छूट जाते हैं, उनको कोई इंपॉर्टेंस या कोई वेटेज नहीं दी जाती। और इसमें एक लिमिटेशन और भी है कि रैंडम सैम्पलिंग में फॉर एग्जांपल हम 25 स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, इस पे 25 स्टूडेंट्स पे इन्वेस्टिगेशन करना है और इसमें से हमें सेलेक्ट करने हैं 10 स्टूडेंट, और जिसमें से हम ये चाहते हैं कि 5 स्टूडेंट्स बॉयज हो और 5 स्टूडेंट्स गर्ल्स हो।
तो रैंडम सैम्पलिंग में जरूरी नहीं है कि जो भी हम 10 आइटम सेलेक्ट करें उसमें से 5 बॉयज हो और 5 गर्ल्स हो सकता है कि जो भी 10 आइटम्स सेलेक्ट हो वो सारे के सारे बॉयज हो। तो जो रैंडम सैम्पलिंग है, इट डू नॉट गारंटी proportionate representation of different items in the universe. फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि 25 स्टूडेंट्स में से हमें या इन्वेस्टिगेटर को 10 आइटम्स सेलेक्ट करने हैं टू फ्रेम अ सैंपल, और उसमें वो चाहता है इन्वेस्टिगेटर के 5 बॉयज और 5 गर्ल्स हो। तो रैंडम सैम्पलिंग में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी आइटम सेलेक्ट हो उसमें 5 बॉयज या 5 गर्ल्स हो सकता है कि जो भी हम रैंडम सैम्पलिंग का यूज करें तो उसमें 9 बॉयज हो 1 गर्ल हो, या हो सकता है 10 की 10 गर्ल हो, या हो सकता है 10 की 10 बॉयज हो। तो कई बार जो रैंडम सैम्पलिंग है वो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं कर पाते। जो डाइवर्स आइटम्स हैं वो हमारे सैंपल में इंक्लूड नहीं हो पाते। तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है ये हमारा रैंडम सैम्पलिंग था। रैंडम सैम्पलिंग मींस each and every item of the universe have equal chances being selected। और इसके लिए जो मेथड्स यूज होते हैं रोटरी मेथड और टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। इसकी मेरिट्स ये हैं कि इसमें हर एक आइटम के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस हैं, पार्शियलिटी के कोई चांसेस नहीं है। ये सिंपल मेथड है। इसकी जो डीमेरिट्स हैं कि हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं वो हमारे छूट जाएं, वो हमारे सेलेक्ट ना हो, सैंपल में इंक्लूड हम ना कर पाए, या कई बार जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक ग्रुप की तो उसमें अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनमें से आइटम सेलेक्ट ना हो, एक ही ग्रुप से सेलेक्ट हो जाए। तो इस केस में जो हमारे सैंपल आइटम्स होंगे वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे हमारी पॉपुलेशन या यूनिवर्स को। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है नॉन रैंडम सैंपलिंग। नॉन रैंडम सैंपलिंग में हम यूज करते हैं पर्पसिव सैंपलिंग, या जिसको हम बोलते हैं डेलिब्रेट सैंपलिंग। फर्स्ट पर्पसिव सैंपलिंग या डेलिब्रेट सैंपलिंग, सेकंड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, या जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सैंपलिंग। इसमें हम इंक्लूड करते हैं रैंडम सैंपलिंग और पर्पसिव सैंपलिंग दोनों को। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो नॉन रैंडम सैंपलिंग में हम इंक्लूड करते हैं पर्पसिव सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, और फिफ्थ हमारी है कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो नॉन रैंडम सैंपलिंग मींस नॉन रैंडम सैंपलिंग, इसमें फर्स्ट हमारे जो सैंपलिंग मेथड है वो हमारा है पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव या जिसको हम बोलते हैं डेलिब्रेट सैंपलिंग, कि जब इन्वेस्टिगेटर जानबूझ के अपने पर्पस के अकॉर्डिंग आइटम्स को सेलेक्ट करता है फ्रॉम पॉपुलेशन टू फ्रेम अ सैंपल, तो उसको हम बोलते हैं पर्पसिव या फिर डेलिब्रेट सैंपलिंग। पर्पसिव मतलब पर्पस के अकॉर्डिंग, इसको हम बोल सकते हैं डेलिब्रेट सैंपलिंग भी, यानी कि जानबूझ के जब इन्वेस्टिगेटर आइटम्स को सेलेक्ट करता है टू फ्रेम अ सैंपल फ्रॉम यूनिवर्स। फॉर एग्जांपल
अगर मैं कहूँ कि 11th क्लास में 25 स्टूडेंट है और 25 ये हमारा यूनिवर्स या पॉपुलेशन या इन्वेस्टिगेशन एरिया, अब इसमें से जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी मर्जी से सेलेक्ट करे कि 25 में से उसको 7 आइटम्स सेलेक्ट करने हैं और 7 आइटम्स में से वो अपनी मर्जी से कहे कि अनु है, दीपेश है, हर्षिता है, कपिल है, कार्तिक है, लक्ष्य है, संकेत है, तो यही आइटम्स मुझे चाहिए, यही स्टूडेंट मुझे चाहिए, इन्हीं स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है। तो जब इन्वेस्टिगेटर जानबूझ के आइटम को सेलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस, कि इन्वेस्टिगेटर को पता है कि अगर मुझे जो सिंगिंग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना है और ये जो स्टूडेंट है यही सिंगिंग में बेस्ट है, तो वो जब अपनी मर्जी से डेलिबरेटली सेलेक्ट करता है आइटम्स को अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस, तो उसको हम कहेंगे पर्पसिव सैंपलिंग। तो पर्पसिव सैंपलिंग की जो मेरिट्स हैं, कि इसमें जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं उनको वेटेज दी जाती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को पता है कि मेरे इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे ये आइटम्स चाहिए, तो इसीलिए वो अपने ऑब्जेक्टिव के लिए अपनी मर्जी से आइटम्स को सेलेक्ट करता है और सैंपल फ्रेम करता है। तो इसमें जो पर्पसिव सैंपलिंग है, इसमें जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है फॉर इन्वेस्टिगेशन, उनको वेटेज दी जाती है, क्योंकि रैंडम सैंपलिंग में कई बार ऐसा होता है कि जो आइटम्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं वो आइटम्स हमारे छूट जाते हैं, उनको हम इंक्लूड नहीं कर पाते इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन जो पर्पसिव सैंपलिंग है उसमें इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से आइटम्स को सेलेक्ट करता है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है उनको वेटेज दी जाती है, उनको इंक्लूड कर लिया जाता है फॉर इन्वेस्टिगेशन। सिंपल टेक्निक है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर को रैंडम सैंपलिंग की तरह ना तो जो स्लिप्स बनानी पड़ती है और ना ही जो भी टेबल्स है रैंडम नंबर्स की वो यूज करनी पड़ती है। इसमें इन्वेस्टिगेटर जो भी पॉपुलेशन है या जो यूनिवर्स है उसमें जितने भी टोटल आइटम्स हैं उनमें से अपने पर्पस के अकॉर्डिंग जानबूझकर आइटम्स को सेलेक्ट करता है, तो ये एक सिंपल मेथड है। अब क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो जानबूझ के अपने पर्पस के अकॉर्डिंग आइटम्स को सेलेक्ट करता है, तो उससे इससे जो इन्वेस्टिगेटर का पर्पस है वो कंप्लीट हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, सिंगिंग के ऊपर उसको डेटा कलेक्ट करना है और वो रैंडम सैंपलिंग का यूज करे और उसमें 25 में से अगर वो 7 स्टूडेंट सेलेक्ट करता है और उसमें से एक भी स्टूडेंट कोई सिंगर ना हो, तो उस केस में जो सैंपल आइटम्स हैं वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। लेकिन पर्पसिव सैंपलिंग में क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जानबूझ के अपने पर्पस के अकॉर्डिंग आइटम्स को सेलेक्ट करता है, तो जो आइटम्स हैं वो अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन या यूनिवर्स को। तो जो पर्पसिव सैंपलिंग है इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर himself select the sample items according to his purpose, तो इसमें सभी आइटम्स के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस नहीं होते और इसमें पार्शियलिटी के चांसेस भी हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर इसमें अपनी मर्जी से आइटम्स को सेलेक्ट कर रहा है टू फ्रेम अ सैंपल। तो इस केस में फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी टीचर है वो ये चाहता है कि उसका रिजल्ट अच्छा शो हो, तो वो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को
सेलेक्ट कर सकता है फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें सभी आइटम्स के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस नहीं होते, पर्सनल बायस्ड के चांसेस होते हैं। और जब जो सिंपल आइटम्स है उनके सिलेक्शन में ही पार्शियलिटी है, तो जो कंक्लूजन ड्रॉ करता है इन्वेस्टिगेटर उसमें भी पार्शियलिटी के चांसेस होते हैं, वो भी हमारा डाउटफुल होता है।